सबसे पहले आप देखें कि आपका सिलेबस जो है वह कैसे डिजाइंड है। वह 5 चैप्टर्स में डिवाइड है और पहला ही चैप्टर आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। वास्तव में मैकेनिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स: क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया से, वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। बड़ी बड़ी चीजों का सामान्य वेलोसिटी पर अगर मैकेनिक्स स्टडी किया जाए तो दैट इज सेड टू बी सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अगर वही चीजें थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से, ज्यादा स्पीड से चले, यानी लाइट के वेलोसिटी के आसपास पहुंचने का प्रयास करें, इतनी बड़ी वेलोसिटी से चले, तो उनकी मैकेनिक्स स्टडी करने के लिए जो मैकेनिक्स यूज की जाती है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ऐसी चीजों के मैकेनिक्स स्टडी करने के लिए रिलेटिव क्लासिकल मैकेनिक्स फ्लॉप है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आपके कोर्स में है। और तीसरी मैकेनिक्स जैसा मैंने कहा वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर चीजें बहुत छोटी हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चलने का प्रयास कर रही हैं, चलती हैं, तो उनकी मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए जिस फिजिक्स का उपयोग किया गया वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स भी चैप्टर में है। तो अभी आपको देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या क्या बताया जा रहा है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पहली आर्टिकल रखी गई है फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही फंडामेंटल चीज है इस चैप्टर की। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए आवश्यक है कि कोई भी वार्तालाप आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फिजिक्स सर्च कर रहे हैं, उसका एक रेफरेंस होना चाहिए या होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको हल्का सा इसका आइडिया देने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं, क्लास पढ़ रहे हैं और आपके पिताजी का फोन आता है और आपको अलाउड हो जाता है कि फोन आप उठा लें और फोन पर आपके पिताजी पूछते हैं वेयर आर यू। Obviously, your answer should be you are in class. But it may be possible you can give your answer I am in Uttar Pradesh, I am in XY district, I am in India, I am on earth. ध्यान रखिए, क्वेश्चन है वेयर आर यू एंड योर आंसर इज आई एम ऑन अर्थ और आई एम इन इंडिया। क्या आंसर गलत है? नहीं गलत है। लेकिन यह आंसर जिस रेफरेंस से आपसे क्वेश्चन आ रहा है, पिताजी ने जो रेफरेंस डिजाइन किया हुआ है कि आप इसमें क्लास में होंगे, उसके खिलाफ गलत है। तो एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और डिटेल स्टडीज की हम आगे करेंगे। इसी टाइप से एक साइंटिस्ट आए गैलीलियन, उन्होंने बताया कि एन इवेंट कैन अकर एट टू डिफरेंट प्लेसेस साइमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ कि एक ही घटना एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पे घट सकती है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं और सिनेमा हॉल में भी बैठे हो, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इस पॉसिबिलिटी को काटा और इसको मॉडिफाई किया माइकलसन मोरले ने। और माइकलसन मोरले ने बताया कि वन इवेंट कैन नॉट अकर एट टू डिफरेंट प्लेसेस साइमल्टेनियसली। हालांकि माइकलसन मोरले का ये बताना जिस थियरी के तहत उन्होंने बताया वो थियरी गलत थी, उसको सही किया गया पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की। यहाँ पास्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें बताया गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल वेलोसिटी। आइंस्टीन ने बताया था, इसका डिटेल आगे स्टडी करेंगे जब क्लास में पहुंचेंगे। और इसी बेस को रखते हुए, इन्हीं पास्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए लॉरेंस ने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया जो कि आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और इसी से पता लगाया जाता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। अभी तक आपने पढ़ा था कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन मास अब एक वेरिएबल क्वांटिटी। क्लासिकल में मैकेनिक्स में आपने पढ़ा कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी, लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में मास एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी। और क्या रिलेशन आएगा उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। और इसी के तहत सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपने बचपन में भी सुना है, आगे जानते भी हैं, कि आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, जिसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ने में कैसे डिराइव करते हैं ये बातें हम देखेंगे। और पाएंगे कि अभी तक आपने मोमेंटम p इक्वल टू एम बी देखा, जहां m कांस्टेंट होता था, v वेरिएबल होता था। लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम देखेंगे जहां पर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है, यानी p इक्वल टू एम बी में m भी वेरिएबल, v भी वेरिएबल। तो कैसे मोमेंटम निकलेगा और उस मोमेंटम का एनर्जी से क्या रिलेशन होगा, वी विल ट्राई टू डिराइव रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। लास्ट में मासलेस पार्टिकल हम पता करेंगे। तो ये आपका सिलेबस होगा पहले मॉड्यूल में, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। दूसरे मॉड्यूल में हम पहुंचते हैं और उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी। यह थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, लेकिन इसका बेस होगा
स्केलर, वेक्टर और इसके बारे में क्वांटिटीज, इनके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए मैंने रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको जानना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी, इसी टाइप से वेक्टर क्वांटिटी आपको जाननी है। इसके बाद इनका प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये भी आप जानते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पर। इसके बाद आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म आप कह सकते हैं, मैग्नेटिज्म, इनकी इसेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ पर पहला आर्टिकल आएगा आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बताएगा कि चार्ज कांस्टेंट होता है या चार्ज का कांस्टेंट होता है। चार्ज नेवर बी क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉय, चार्ज इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसके लिए हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके बाद दूसरा आर्टिकल इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफिकेशन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम आगे स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का दम है, वह है मैक्सवेल इक्वेशन, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। ये मैक्सवेल इक्वेशंस, जिनका भी, जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, दिस आर्टिकल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस मैक्सवेल इक्वेशन, इसको आपको जानना है। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें आ जाएगी आपके लिए एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिसिटी को सिग्नल्स को कैसे ट्रेवल कराती है, ये पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम में आपको बताया जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको जानना है और यह इक्वेशन हम निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव आप जानते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है, क्या हम कंडीशन करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी चैप्टर। Similarly, relation between electric and magnetic field in electromagnetic wave, E और H में क्या रिलेशन होता है, उसे हम निकालने का प्रयास करेंगे इन द टर्म ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन, जिसे आप कहते हैं परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी के बारे से। और इसी चैप्टर में आएगा एनर्जी मोमेंटम, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी कंडक्टर पे चलती है तो उसके सरफेस से कितना अंदर तक होके चलती है, वो इसके डेप्थ के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये रहा दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर आपका है क्वांटम मैकेनिक्स, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको स्टडी करनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें आपने थोड़ा बहुत स्टीफन्स लॉ पढ़ा होगा। इसमें स्टीफन्स लॉ, विन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ है और लास्टली प्लैंक्स लॉ है ऑफ रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आती है आपकी डुअल नेचर। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी आपने पढ़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर वेव्स आपने पढ़ा हुआ है, याद करिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यस, सही कहा आपने, यह है डी ब्रागली हाइपोथेसिस। डी ब्रागली हाइपोथेसिस आप देखेंगे। इसी के बाद दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर की, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट। तो ये इक्वेशंस आपको देखने पड़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इनका महत्व क्वांटम मैकेनिक्स वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ का है या फिजिकल टू एमए का है। जैसे फिजिकल टू एमए पता हो तो आपको सारी चीज आप पता लगा सकते हैं मैकेनिक्स, वैसे अगर आपको श्रोडिंगर वेव के बारे में पता है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की कोई भी फेनोमेना को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये बताते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करते हैं वो एक वेव जनरेट करते हैं, वेव फॉर्म में चलते हैं, और उनका वेव फंक्शन कितना होता है वो आप निकाल सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, कि अगर कोई बॉक्स है, जिस बॉक्स की दीवारों पर वोल्टेज है, तो वहां पर अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। ये है कोई बॉक्स, इसमें कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, इस पर भी पोटेंशियल है, इस पर भी पोटेंशियल है, तो ये किस टाइप से ट्रेवल करेगा, इस टाइप से, और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। तो ये हम स्टडी करेंगे। और लास्टली आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन, अभी तक आपने लाइट के जितने फेनोमेना पढ़े होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन,
स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, जो भी पढ़े हैं सब फेनामेना लाइट के वेव करेक्टर को बताते हैं। वेव के या पार्टिकल लाइट के पार्टिकल करेक्टर को बताता है ये कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, और इससे जानेंगे कि लाइट में मोमेंटम भी होता है यानी मास भी होता है, जिस स्टडी को यानी वेव का डुअल करेक्टर ये कंफर्म करता है। ये रहा आपका तीसरा चैप्टर। और चौथा जो फिजिक्स रखा गया है बीटेक फर्स्ट ईयर में है, ये है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आप देख रहे हैं ये है इंटरफियरेंस, और दूसरा पार्ट है डायफ्रैक्शन। ये दो भागों में बटा हुआ है। इंटरफेरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें और डायफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो है व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स। आपको पता है कि इंटरफेरेंस के कोहेरेंट सोर्स बहुत जरूरी है, और कोहेरेंट सोर्स को जानने के बाद हम जानना चाहेंगे इंटरफेरेंस डेफिनेशन। और इंटरफेरेंस दो प्रकार से होता है, वो सब हम स्टडी करेंगे वहां पर जब चैप्टर को शुरू करेंगे। वो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में आपने पढ़ा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट तो पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे जिसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगा। इसमें दो टाइप की फिल्म आएंगी, एक आएगी यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म और दूसरी आएगी वेज शेप की फिल्म। वेज का मतलब होता है टेढ़ा, यानी एक अगर कोई वायर लिया तो यहाँ के बीच जो फिल्म बनेगी ये होगी यूनिफॉर्म, और अगर इसे हम टेढ़ा कर दें तो यहाँ पर जो फिल्म बनेगी ये होगी वेज। तो इनके बीच कैसा इंटरफेरेंस आएगा, लाइट आई गिरी, लाइट आई और गई, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इंटरफेरेंस यूनिफॉर्म एंड वेज शेप। इसके बाद नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट सोर्स, एक एक्सटेंडेड सोर्स। क्या होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है न्यूटन एक्सपेरिमेंट। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी लाइट का वेवलेंथ क्या है अगर वो लाइट इंटरफेरेंस फिनोमेना दिखा दे तो। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा ये, आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस का पोर्शन, यहाँ पर इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में पहला है, डायफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा हुआ है। पहला क्या है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है, और दूसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बाद में डिस्कस करेंगे, ये है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। ये फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, तो ये कैसे होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, वी विल डिस्कस लेटर। उसके बाद ये सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन देखेंगे, एब्सेंट स्पेक्ट्रा क्या होता है जानेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ n पैरेलल स्लिट्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड कांस्टेंट विड्थ। तो इसकी स्टडी देखेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से कैसे डायफ्रैक्शन फेनोमेना होता है। उसके बाद हम रेले क्राइटेरिया रिजोल्यूशन देखेंगे, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर आप समझते हैं, दो चीजों को कैसे अलग करते हैं, तो पॉइंट सोर्सेस को अलग करने के लिए ग्रेटिंग यूज होती है। यहाँ पर ग्रेटिंग पर कोई व्हाइट लाइट डालेंगे तो डिफरेंट कलर को दिखाएगी, जैसे प्रिज्म दिखाता है, लेकिन प्रिज्म सातों कलर एक साथ दिखाता है, ग्रेटिंग हर कलर को अलग अलग दिखाएगी। कैसे होता है अंतर दोनों का, वी विल डिस्कस। और लास्ट चैप्टर जो है आपका वो है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पहले हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ये कोएक्सियल वायर होते हैं। आपने कोएक्सियल वायर देखा है, आपके घरों में ये टीवी का वायर आया होता है आपके एंटीना से, वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें एक लेयर होता है, फिर दूसरा लेयर यहाँ से जाता है। ये कोएक्सियल है, कोएक्सियल का मतलब इनका आप देखें तो एक्सिस एक ही होता है, और ये इस टाइप से बनाया जाता है। आप इसको बना भी सकते हैं, डिटेल हम तो वहाँ स्टडी करेंगे ही। ये आपका इसके ऊपर वायर होता है, इसमें से सिग्नल ट्रेवल करता है, इसे कहते हैं कोएक्सियल वायर। यहाँ पर इसको कोर और इसको कहते हैं क्लैडिंग। खैर इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स में कैसे सिग्नल ट्रेवल करता है। इसमें कुछ फंडामेंटल चीजें आती हैं, जैसे एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल एपर्चर। और ये फाइबर कितने प्रकार के हैं आपके कोर्स में है, तीन प्रकार के फाइबर आपको पढ़ने हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड। फिर इन मोड्स में कैसे ये सिग्नल ट्रेवल करते हैं, उनकी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी जानेंगे। उसके बाद ये सिग्नल ट्रेवल करेंगे तो उसमें क्या लॉस होते हैं, एटेन्युएशन मींस लॉस, लॉस क्या होता है, कैसे लाइट डिस्पर्स कर जाती है इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के, ये हर फेनामेना को देखेंगे। लाइट अगर ट्रेवल करती है तो लाइट के साथ तीन फेनामेना होते हैं, आपको पता है कहीं भी लाइट अगर ट्रेवल करती है
तो उसके तीन फेनामेना होते हैं। आर होता है रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं कोई लाइट कहीं गिरी तो रिफ्लेक्शन जरूर होगा। उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन रुका तो वह चीज इसको एब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट वन इज द ट्रांसमिशन। चलिए चेहरे पे जा रही है ये ट्रांसमिशन। तो ये आर ए टी, ये तीनों फेनामेना होते हैं जब भी लाइट ट्रेवल करती है। यानी कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट करेगा। इन तीनों को मिलाइए तो 100% आता है। लेकिन ऐसा कोई ऑपरेटर आता है नहीं मिला जिसमें टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाए, या टोटल ट्रांसमिशन हो जाए। या उल्टा कहें कि कोई रिफ्लेक्ट न करे, कोई एब्जॉर्ब न करे, कोई ट्रांसमिट करे। ये हमारी आवश्यकता अनुसार हम मैनेज करते हैं। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है, यहाँ पर खत्म होता है आपका ये फाइबर ऑप्टिक्स, और यहाँ पर शुरू होता है लेजर। लेजर में एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। लेजर का फुल फॉर्म ही है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह फिर से दोहराइए आप तो, लाइट एम्प्लीफिकेशन, LASR है ना, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशंस क्या होते हैं। फिर इसी में एक छोटा सा डेरिवेशन आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट्स का, और पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग, वेरियस लेवल ऑफ लेजर, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, मल्टी लेवल लेजर्स। इसके बारे में हम देखेंगे कि 3 लेवल लेजर का एग्जांपल हमारे यहाँ रूबी लेजर है। रूबी इज नथिंग, दी एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम आयन। और लास्ट होता है हीलियम नियॉन लेजर, और इन लेजर का एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ। तो इन 5 भागों को हम टाइम पर स्टडी करेंगे। आगे के वीडियो आप देखिएगा जिसमें एक एक चैप्टर को, एक एक आर्टिकल को आपकी आवश्यकता के अनुसार हम उसे डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।